आज की हमारी कहानी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये कहानी आपको हर मोड़ पर अमेज करेगी, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, अगर इस कहानी को अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस समय को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बैक ट्रैक। कहानी की शुरुआत में हमें पीटर नाम के एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाया जाता है। उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे पीटर किसी पास्ट ट्रॉमा से गुजर रहा है। वो अपने क्लाइंट्स को भी उतनी एनर्जी से डील नहीं करता है जितना एक डॉक्टर किसी पेशेंट को करता है। वेल, उसका रीजन भी पीटर का वो पास्ट ट्रॉमा है। अब उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जो उसकी ऐसी हालत है, हम कहानी में आगे जानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पीटर अपने उसी ट्रॉमा को भुलाने के लिए सिडनी से दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ है, जिसमें उसकी हेल्प उसके दोस्त डंकन स्टुअर्ट ने की है। डंकन भी एक साइकाइट्रिस्ट है जो पीटर की हेल्प मेंटली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से कर रहा है। जिसके बाद आगे कहानी में हम देखते हैं कि पीटर अपने पेशेंट्स के कुछ सेशंस लेता है जिनको डंकन ने उसको रेफर किया है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहाँ पीटर का ऑफिस है उसके पीछे एक रेलवे लाइन है, यानी कि उसके ऑफिस के पीछे एक बैक ट्रैक है जहाँ से लगातार ट्रेन गुजरती रहती है। जहाँ आगे अब हम देखते हैं कि पीटर डंकन से मिलने उसके ऑफिस आता है, जहाँ पर हमको पहली बार पीटर के इस ट्रॉमा के बारे में पता चलता है। डंकन पीटर से बोलता है कि तुम्हें अब मूव ऑन करना होगा, क्योंकि जितना तुम ईवी को याद करोगे प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जाएगी। वेल, डंकन भी एक मनोवैज्ञानिक है, इसीलिए वो पीटर की कंडीशन को अच्छे से समझ रहा है। जाते जाते वो पीटर से पूछता है कि तुम्हारा ध्यान उस दिन क्यों भटक गया था? तुम ऐसा क्या देख रहे थे जो तुमने ईवी को अकेले रोड क्रॉस करने दिया? अब पीटर उस फ्लैशबैक को याद करता है, लेकिन वो डंकन को कोई जवाब नहीं देता। और यहाँ पर हमको पहली बार पता चलता है कि 1 साल पहले पीटर ने अपनी बेटी को एक एक्सीडेंट में खो दिया था, और तभी से उसकी हालत अब पहले जैसी नहीं है। जिसके बाद हम पीटर को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ कैरल भी अपनी बेटी की मौत को भुला नहीं पाई है। वो पीटर से पूछती है कि हम यहाँ पर शिफ्ट क्यों हुए हैं, जिस पर पीटर उसको समझाता है कि हमको मूव ऑन करना होगा, नहीं तो हम दोनों ही ईवी की यादों से लड़ते रहेंगे। अभी पीटर खुद भी अपनी बेटी ईवी की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकला है, पर फिर भी वो कैरल को संभालने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम पीटर को एक लड़की जिसका नाम एरिका है उसके साथ एक सेशन में देखते हैं। एरिका पीटर को बताती है कि सब मुझको इग्नोर करते हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी मुझसे बात नहीं करती है। मुझको ऐसा फील होता है जैसे मैं डेड हूँ। जिस पर पीटर उसको समझाता है कि हो सकता है कि तुम्हारा नजरिया हो और तुम खुद के अंदर सिमट रही हो। जिसके बाद एक बार फिर से हम पीटर को उसके ऑफिस में अकेले बैठा देखते हैं, जहाँ पर तभी अचानक से उसके ऑफिस की बेल बजती है। और जब पीटर अपने ऑफिस के मेन डोर को खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक छोटी लड़की खड़ी है जिसका नाम है एलिजाबेथ वैलेंटाइन। पीटर उससे पूछता है कि बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर हैं? जिस पर एलिजाबेथ उसको कोई जवाब नहीं देती। वो उसको अपने ऑफिस में अंदर बुला लेता है। पीटर एलिजाबेथ को देखकर समझ तो गया है कि एलिजाबेथ किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। वो उससे लगातार पूछता रहता है कि बताओ तुम्हें क्या समस्या है, लेकिन एलिजाबेथ उससे कुछ बात नहीं करती। जहाँ वो अब एलिजाबेथ को एक पेन और पेपर दे देता है और उससे बोलता है कि बेटा देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है तुम इस पेपर पर लिख दो। लेकिन तभी अचानक से पीटर के ऑफिस के पीछे से एक ट्रेन गुजरने लगती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और पीटर के ऑफिस से भाग जाती है। पीटर ये देखकर बड़ा हैरान होता है कि आखिर ये लड़की कौन थी। जिसके बाद पीटर वहाँ पर रखे उस पेपर को नोटिस करता है जो उसने एलिजाबेथ को लिखने के लिए दिया था, जिस पर 12787 लिखा होता है। जिसे देखकर पीटर सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस नंबर का मतलब क्या है। जहाँ आगे अब हम पीटर को उसके घर पर अपनी बेटी ईवी के सामान को देखते हुए देखते हैं। पीटर की वाइफ कैरल उससे पूछती है कि तुम भी ईवी को भुला नहीं पा रहे हो ना? जहाँ पीटर उसको कोई जवाब नहीं देता और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें पीटर ट्रेन से अपने ऑफिस जा रहा होता है। अपने ऑफिस पहुंचकर पीटर देखता है कि उसके ऑफिस का गेट पहले से खुला हुआ है, जिसके अंदर एलिजाबेथ है। पीटर उससे पूछता है कि तुम ऑफिस के अंदर कैसे आई? जिस पर एलिजाबेथ उसको कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो बाहर खिड़की से उस बैक ट्रैक को देखती रहती है और देखते ही देखते उसकी हालत अपने आप ही खराब होने लगती है। पीटर उससे पूछता है कि एलिजाबेथ तुमको क्या हो रहा है? उसका गला अपने आप चोक होने लगता है, जिसकी पीटर हेल्प करता है।
वो उसे अपने ऑफिस में लेटा देता है, जिसके बाद वो कुछ इंजेक्शंस लेने के लिए पीछे मुड़ जाता है और जैसे वो उनको देने के लिए एलिजाबेथ के पास जाता है तो वो देखता है कि एलिजाबेथ वहां पर नहीं है। पीटर ये सब देखकर बहुत हैरान होता है कि अभी तो उसकी तबीयत इतनी खराब थी और अगले ही पल वो यहाँ से गायब कहां पर हो गई। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो एक बार फिर से अपने दोस्त डंकन के पास जाता है। वो उसे ये सारी बातें बताता है, जिस पर डंकन उसको कहता है कि पीटर, तुम्हें आराम करने की जरूरत है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस लड़की को इमेजिन कर रहे हो। जिस पर पीटर उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ। मैंने उसके पास यही डॉल देखी थी जो अभी तुम्हारे सामने रखी है, जबकि मैंने उसके हाथ में एक स्टूडेंट रेल पास भी देखा था। डंकन उससे पूछता है कि कहाँ है वो रेल पास, जिस पर पीटर उससे कहता है कि वो तो मैंने उसको वापस कर दिया। अब ये सुनकर डंकन श्योर हो जाता है कि पीटर अपनी बेटी की मौत की वजह से उस लड़की को इमेजिन कर रहा है, लेकिन पीटर को अभी भी यही लग रहा होता है कि वो लड़की सच में है जिससे उसने बात की है। अब पीटर एक बार फिर से उसी नंबर 12787 को देखने लगता है कि आखिर इस नंबर का मतलब क्या है, जबकि इस बार उसको उसके ड्रॉर में वही रेल पास मिलता है जिसे उसने एलिजाबेथ के पास देखा था। पीटर अब कभी ईवी को इमेजिन कर रहा था तो कभी एलिजाबेथ को। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम पीटर को ट्रेन में देखते हैं, जिसके सामने उसकी पेशेंट एरिका बैठी होती है। एरिका उससे कहती है कि डॉक्टर, तुमको याद है उस दिन मैंने कहा था कि मैं खुद को नहीं मार सकती हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं पहले से मरी हुई हूँ। और एरिका के इतना कहते ही वो एक खतरनाक आत्मा में बदल जाती है, लेकिन इससे पहले वो पीटर को कुछ कर पाती, पीटर का स्टेशन आ जाता है। पीटर ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि अचानक से ये भी उसके साथ क्या हुआ। इसलिए पीटर अपने ऑफिस में बैठकर पब्लिक रिकॉर्ड चेक करता है। वो सबसे पहले एलिजाबेथ के रिकॉर्ड को देखता है, जिसमें उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाई देता है। इसका मतलब अभी तक पीटर से जो एलिजाबेथ मिल रही थी वो उसकी आत्मा थी। पीटर ये सब देखकर हैरान होता है, इसलिए अब वो हर एक अपने पेशेंट का रिकॉर्ड चेक करता है जिनकी उसने हाल ही में काउंसलिंग की होती है। और ये बात हैरान करने वाली है कि वो सभी लोग जिनकी काउंसलिंग पीटर कर रहा है वो सब मर चुके हैं, जिनकी मौत एक ही दिन 12 जुलाई 1987 में हुई है। और जो नंबर एलिजाबेथ ने पीटर को दिया था उस पर भी वही डेट लिखी हुई थी, यानी 12787 का मतलब 12 जुलाई 1987 था। पीटर को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से ये सारे मरे हुए लोग उसकी जिंदगी में कहां से आ गए और इस डेट यानी कि 12 जुलाई 87 का क्या मतलब है। जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि पीटर अपने ऑफिस के बैक ट्रैक पर एक ट्रेन को नोटिस करता है, जिसमें वो उन सभी लोगों को दिखता है जिन्होंने अभी तक उससे काउंसलिंग ली है। कुछ तो पुराना ऐसा है जो पीटर को हॉन्ट कर रहा है। अब इन सब चीजों को पीटर डंकन को बताता है। वो कहता है कि तुमने जो भी पेशेंट मुझको रेफर किए थे वो सब मरे हुए हैं। ये क्या है डंकन? मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ क्या? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिस पर डंकन बोलता है कि अगर मैंने तुमको डेड पेशेंट्स रेफर किए हैं इसका मतलब क्या है पीटर? पीटर डंकन की ओर ध्यान से देखता है, जहां अब उसको ये मालूम हो जाता है कि डंकन भी एक आत्मा है जिससे वो इतने दिनों से बात कर रहा था। जिसके बाद पीटर 1987 को याद करने लगता है कि आखिर उस साल ऐसा क्या हुआ था जो ये सारी आत्माएं मुझको हॉन्ट कर रही हैं। वो सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश करता है जो एक स्टेशन फॉल्स क्रीक से जाकर जुड़ती है। और सरप्राइजिंगली फॉल्स क्रीक पीटर का होम टाउन है, यानी पास्ट में ऐसा कुछ तो हुआ है जिसे या तो पीटर भूल गया है या फिर भूलने की कोशिश कर रहा है। अब आगे हम पीटर को उसी फॉल्स क्रीक नाम के टाउन में देखते हैं, जहाँ वो काफी सालों बाद वापस अपने घर आया है। उसके घर में उसके डैड हैं जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। इन दोनों की बातचीत से ऐसा लगता है जैसे ये दोनों काफी सालों बाद मिले हैं, जबकि यहाँ पीटर के डैड उससे ईव के फ्यूनरल पर न आने के लिए भी माफी मांगते हैं। पीटर अपने रूम में जाता है जहाँ पर उसको एक पुराने पेपर की कटिंग मिलती है, जिसको देखकर शायद वो समझ गया है कि ये सारी चीजें उसके साथ क्यों हो रही है। वो उसी रात फॉल्स क्रीक टाउन के बार में अपने एक पुराने दोस्त बैज से मिलने जाता है। बैज पीटर को देखकर हैरान होता है। वो उससे पूछता है कि अचानक तुम वापस कैसे आ गए, जिस पर पीटर उसे 1987 की वो बात याद दिलाता है जिसको शायद ये दोनों छुपा रहे हैं। बैज पीटर को बोलता है कि हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम उस इंसिडेंट की बात कभी दोबारा नहीं करेंगे। जिस पर पीटर उसे बोलता है कि मैं एक बार दोबारा बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। बैज
पीटर को मना करता रहता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद हम पीटर को एक रेलवे ट्रैक के पास देखते हैं, जहाँ पर उसको एक फ्लैशबैक आता है, जिसके साथ कहानी भी फ्लैशबैक में चली जाती है। ये वही 12 जुलाई 1987 की रात है, जहाँ पीटर और बैस दोनों साइकिल से अपने टाउन के एक ऐसे स्पॉट पर आते हैं जिसको मेकआउट स्पॉट कहा जाता है। वहाँ पर जाने के लिए ये दोनों अपनी साइकिल्स को रेलवे ट्रैक पर डालकर चले जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों छुपके से एक कार को वहाँ पर नोटिस करते हैं और दूरबीन की मदद से उसको देखने लगते हैं। लेकिन तभी पीटर को ट्रेन की आवाज आती है। वो बैस को बोलता है कि हमारी बाइक्स ट्रैक पर हैं, इसलिए ये दोनों वहाँ ट्रैक की तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन इससे पहले ये वहाँ से बाइक हटा पाते, ट्रेन उन बाइक्स की वजह से डीरेल हो जाती है, यानी कि ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जिसमें 47 लोग मारे जाते हैं। और ये सब लोग जो पीटर को हॉन्ट कर रहे हैं, ये इसी ट्रेन हादसे में मारे गए थे। पीटर समझ गया था कि आखिर ये सब उसको हॉन्ट क्यों कर रहे हैं। इन दोनों की गलती की वजह से ही वो ट्रेन डीरेल हुई थी। इसलिए पीटर फैसला करता है कि वो इस सारी बात जाकर पुलिस को बता देगा और अपने पापों का प्रायश्चित करेगा, क्योंकि शायद तभी ये सारी आत्माएं उसको डराना बंद करेंगी। अब उसी रात पीटर अपने घर में उस न्यूज़पेपर कटिंग को देखता है जिसमें ट्रेन डिरेलमेंट की न्यूज होती है। उस न्यूज में वो सभी नाम होते हैं जिनकी काउंसलिंग पीटर कर रहा होता है, जैसे एलिजाबेथ और एरिका। जिसके नेक्स्ट डे पीटर ये सारी बातें जाकर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम हेनिंग्स है उसको बता देता है। वो उसको बोलती है कि जब वो ट्रेन डिरेल हुई थी तो तुम्हारे डैड ही इस शहर के सार्जेंट थे, तुमने उन्हें भी कुछ नहीं बताया था क्या? जिस पर पीटर उसको बोलता है कि इस पूरे मामले में सिर्फ मैं ही इन्वॉल्व था। वो अपने दोस्त बैस का नाम भी पुलिस ऑफिसर को नहीं बताता। जिधर हम पुलिस ऑफिसर हेनिंग की टेबल पर एरिका की फोटो को नोटिस करते हैं, क्योंकि हेनिंग एरिका की बेटी होती है, जिसको जानकर पीटर बहुत दुखी होता है। जबकि हेनिंग पीटर को बोलती है कि तुम उस समय एक टीनेजर थे, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई भी चार्जेस लगाना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तुम इस जुर्म और अपने गिल्ट से पूरी तरह से आजाद हो। जिसके बाद पीटर वापस अपने घर आ जाता है। उसको लगने लगता है कि शायद उसने सब कुछ सही कर दिया है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसीलिए ये सारी आत्मा उसको हॉन्ट नहीं करेंगी। लेकिन तभी एलिजाबेथ की आत्मा एक बार फिर से उसको हॉन्ट करने लगती है। पीटर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? जिस पर हम डंकन की आत्मा को देखते हैं, जो पीटर से पूछती है कि क्या तुमको सच में ये लगता है कि 2 साइकिल्स एक ट्रेन को डीरेल कर सकती हैं? डंकन पीटर को बोलता है कि जिस दिन ईवी का एक्सीडेंट हुआ था तुम किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। आखिर वो चीज क्या थी? जहाँ तभी हम फ्लैशबैक में उस दिन को देखते हैं जिसमें पीटर एक ट्रेन मॉडल से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, जिसमें वो एक सिग्नल हाउस को नोटिस कर रहा था। यानी ट्रेन हादसे की असली वजह वो नहीं है जो पीटर सोच रहा है। जबकि उधर हम ऑफिसर हेनिंग्स को एक एविडेंस रूम में देखते हैं, जो इस हादसे के कुछ फोटोज को देख रही होती है। वो उन फोटोज में पीटर के डैड यानी कि विलियम्स, जो इस हादसे के इंचार्ज थे, और पीटर को भी खड़ा देखती है। जिसके बाद हम एक बार फिर से पीटर को उस ट्रैक के पास सब कुछ याद करते हुए देखते हैं, जहां इस बार वो ट्रैक के पास बने सिग्नल हाउस तक पहुंच जाता है। और हो ना हो इस हादसे से ये सिग्नल हाउस जरूर कनेक्टेड है, जहां अंदर जाने पर उसे उसके दोस्त बैस की लाश मिलती है। पीटर पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि बैस भी उस इंसिडेंट में कनेक्टेड था और मैंने उसे पुलिस में जाने की बात कही थी। शायद इसी डर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ऑफिसर हेनिंग उससे पूछती है कि अगर कुछ और भी है जो तुमने अभी तक हमको नहीं बताया है तो प्लीज बता दो। पीटर इन सभी चीजों से बहुत डिस्टर्ब होता है। वो अपने रूम में आकर एक बार फिर से उस हादसे वाली न्यूज़पेपर कटिंग को देख रहा होता है, जहाँ पर वो नीचे एक और न्यूज को नोटिस करता है। वो न्यूज एक लड़की के डिसअपियर होने की होती है, जो इस हादसे से 3 दिन पहले गायब हुई थी, जिसकी लाश उन्हीं ट्रेन विक्टिम्स के साथ मिली थी। और आप जानते हैं ये लड़की कौन थी? वो लड़की एलिजाबेथ वैलेंटाइन थी, जिसकी आत्मा बार बार पीटर को हॉन्ट कर रही है। अब पीटर एक बार फिर से उस दिन को याद करने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसको ये याद आ जाता है कि जब वो वापस भाग रहा था तो उसने उस कार में से एलिजाबेथ को बचकर भागते हुए देखा था। वो इस सारी बातें जाकर ऑफिसर हेनिंग्स को बता देता है, लेकिन हेनिंग्स उसकी बात का विश्वास नहीं करती। वो पीटर को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। पीटर पुलिस स्टेशन से चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी कार में एलिजाबेथ की डॉल को नोटिस करता है। जबकि उधर हेनिंग्स एक बार फिर से एविडेंस रूम में जाती है, जहाँ इस बार उसको एविडेंस में एलिजाबेथ का स्कूल बैज मिलता है। जबकि उधर एलिजाबेथ की आत्मा पीटर को कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, जिसके नेक्स्ट सीन में
हम ऑफिसर हेनिंग्स को पीटर के घर पर देखते हैं, जो एक्चुअली में पीटर से नहीं बल्कि उसके डैड विलियम से मिलने आती है। वो बोलती है कि मुझे ट्रेन हादसे की कुछ चीजें क्लैरिफाई करनी है, लेकिन विलियम उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। पर फिर भी हेनिंग उससे पूछती है कि जिस दिन ये हादसा हुआ था, आपके रिपोर्ट में ये लिखा है कि आपको कॉल आया था और आप तब हादसे की जगह पर पहुंचे थे। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने वहाँ जाने के लिए कौन सा रूट लिया था। जिस पर विलियम बोलता है कि वहाँ जाने के लिए एक ही रास्ता था और मैं भी उसी रास्ते से गया था। जिस पर हेनिंग्स उसको बोलती है कि वो रास्ता तो ट्रेन वाले हादसे की वजह से ब्लॉक हो गया था, तो आपकी कार वहाँ ट्रैक के पास कैसे पहुंची। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि आप शायद वहाँ पहले से मौजूद थे। जबकि उधर हम पीटर को उस सिग्नल हाउस के पास देखते हैं, जिसको अब सब कुछ याद आ गया था कि उस दिन उसने इसी हाउस में एलिजाबेथ और उसके डैड को देखा था। यानी कि उस कार में भी एलिजाबेथ और उसके डैड ही थे। एलिजाबेथ विलियम से ही डरकर भाग रही थी, जिन्होंने उस सिग्नल हाउस में उसका रेप किया, और गलती से एलिजाबेथ ने खुद को बचाते हुए ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन पर डाल दिया, जिस वजह से वो ट्रेन हादसा हुआ। उधर हेनिंग्स भी ये बात जान चुकी थी कि इस हादसे की असली वजह पीटर के डैड यानी कि विलियम है, इसलिए वो उन्हें कन्फ्रंट करती है। लेकिन विलियम उसको घायल करके बेहोश कर देता है। जिनसे मिलने पीटर आता है, उसको भी पता नहीं है कि हेनिंग्स भी यही है जो घायल है। वो अपने डैड को बोलता है कि मैं जान गया हूँ कि उस दिन आपने एलिजाबेथ का रेप किया था, आपको ये सब कन्फेस करना होगा। लेकिन इससे पहले वो भी कुछ कर पाता, विलियम उसको भी घायल कर देता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विलियम इन दोनों को गाड़ी में डालकर कहीं पर ले जा रहा होता है, जहां उसके इंटेंशंस देखकर लगता है कि वो हेनिंग्स और पीटर को मारने वाला है। लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एलिजाबेथ की आत्मा आ जाती है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी एक रेलवे ट्रैक के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। पीटर इस हादसे में गाड़ी से नीचे गिर जाता है, जबकि हेनिंग्स जो गाड़ी की डिग्गी में बंद होती है, वो भी डिग्गी का लॉक टूटने की वजह से बाहर निकल आती है। विलियम गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और तभी उस ट्रैक पर ट्रेन आ जाती है। पीटर अपने डैड को बचाने के लिए उनकी तरफ भागता है। वो बोलता है कि डैड गाड़ी से बाहर निकलिए, पर एलिजाबेथ की आत्मा विलियम को गाड़ी से उतरने नहीं देती, जिसमें ट्रेन एक जोरदार टक्कर मारती है, जिस टक्कर की वजह से विलियम की मौत हो जाती है। पीटर अब समझ चुका था कि आखिर एलिजाबेथ की आत्मा उसको क्या बताना चाह रही थी। उसकी आत्मा को इंसाफ चाहिए था। विलियम ने बड़ी बेरहमी से पहले उसका रेप किया, जिसके बाद उसका गला दबाकर उसको मार दिया। वो बड़ी आसानी से इससे बचकर भी निकल गया था, लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था। उसने जुर्म किया था, जिसकी उसे सजा मिलनी ही थी, जो फाइनली मिली उसके खुद के बेटे पीटर के जरिए। जिसके साथ ये फिल्म एक बार खत्म हो जाती है। इस फिल्म के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। बाकी आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। पर फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।